तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जिसका लेखक है इंद्रजीत शांताराज। ये किताब उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में बार बार कोशिश करते हैं लेकिन सही एंट्री और एग्जिट के टाइम को पकड़ नहीं पाते। मार्केट में पैसा बनाने का खेल सिर्फ किस्मत का नहीं होता, बल्कि सही मौके को पहचानने और उस पर टिके रहने का होता है। इस किताब की सबसे खास बात यही है कि ये ट्रेडिंग को किसी जादू की तरह नहीं दिखाती, बल्कि इसे एक साधारण लेकिन असरदार तरीके से समझाती है। किताब की शुरुआत तुम्हें एक सवाल से खींच लेती है। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुमने किसी स्टॉक को खरीदते ही वो नीचे गिर गया और बेचते ही वो ऊपर चला गया? यही तो हर ट्रेडर की सबसे बड़ी दिक्कत है और यहीं पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम आती है। ब्रेकआउट का मतलब है जब किसी स्टॉक की कीमत लंबे समय से एक ही दायरे में घूमती रहती है और अचानक उस दायरे को तोड़कर एक दिशा में भाग निकलती है। यही पल असली मुनाफे का मौका होता है और इस किताब में तुम्हें यही कला सिखाई जाती है। लेखक इंद्रजीत शांताराज खुद ट्रेडिंग की दुनिया से हैं और उन्होंने ये सबक अपने अनुभव से सीखे हैं। उन्होंने भी गलतियां की, नुकसान झेले, लेकिन उन सब के बाद जो समझ बना उसे बेहद सरल और साफ अंदाज में इस किताब में डाला है। ये किताब तुम्हें ये बताती है कि ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है, कैसे धैर्य रखना है और कैसे अपने पैसे को बचाते हुए लगातार मार्केट में टिके रहना है। अगर सीधी बात करूं तो ये किताब तुम्हें मार्केट में उस जगह खड़ा करती है जहां तुम सिर्फ अंदाजे से नहीं बल्कि एक पक्की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हो। और यही वजह है कि इसका नाम है हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग 2.0, क्योंकि ये पुराने सोच को छोड़कर नया, बेहतर और प्रैक्टिकल तरीका दिखाती है। अब चलते हैं किताब हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग 2.0 के पहले चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का नाम है ब्रेकआउट की ताकत को समझना। देखो, सबसे पहले लेखक तुम्हें यह महसूस कराता है कि शेयर मार्केट की दुनिया कितनी अनिश्चित है। हर दिन लाखों लोग खरीदते और बेचते हैं और हर किसी का इरादा होता है कि वो सही समय पर सही कदम उठाएं। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग उल्टा कर बैठते हैं। खरीदते ही भाव गिर जाता है और बेचते ही ऊपर चला जाता है। यही कारण है कि लेखक शुरुआत में तुमसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। यहां पर वो ब्रेकआउट की असली कहानी खोलता है। स्टॉक मार्केट में अक्सर किसी स्टॉक की कीमत एक दायरे में फंसी रहती है, जैसे कि वो ऊपर एक छत और नीचे एक फर्श के बीच जकड़ी हो। ट्रेडर्स इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जब ये कीमत इस दायरे को तोड़ देती है, यानी या तो छत फाड़कर ऊपर जाती है या फिर फर्श तोड़कर नीचे गिरती है, तो उसे ब्रेकआउट कहा जाता है और यहीं पर असली मौके छुपे होते हैं। लेखक ये भी बताता है कि ब्रेकआउट असली और नकली दोनों तरह के हो सकते हैं। असली ब्रेकआउट वो है जहां स्टॉक लगातार उसी दिशा में बढ़ता रहता है और नकली ब्रेकआउट वो है जहां थोड़ी देर के लिए ऊपर या नीचे जाने का नाटक करके फिर वापस दायरे में लौट आता है। शुरुआती ट्रेडर्स सबसे ज्यादा इसी में फंसते हैं और यहीं से नुकसान होता है। इसलिए पहला चैप्टर यही सिखाता है कि तुम्हें नकली और असली ब्रेकआउट में फर्क करना सीखना होगा। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत ही आसान तुलना करता है। सोचो, जैसे एक डैम में पानी भरा हुआ है और उसके सामने बड़ी सी दीवार है। पानी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब वो दीवार को तोड़ देता है तो तेज धार में निकलता है और रुकता नहीं। बिल्कुल यही हाल मार्केट में होता है। स्टॉक जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट तोड़ता है तो वो रुकता नहीं, दौड़ना शुरू कर देता है। और अगर तुमने उस पल पर सही एंट्री कर ली तो मुनाफा तुम्हारे हाथ में है। लेकिन लेखक यहां चेतावनी भी देता है कि सिर्फ ब्रेकआउट दिखने का मतलब ये नहीं कि तुरंत कूद पड़ना चाहिए। पहले ये देखना जरूरी है कि उसके पीछे वॉल्यूम यानी ट्रेडिंग की ताकत कितनी है। अगर बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट है तो वो ज्यादातर नकली निकलता है। असली ब्रेकआउट में हमेशा बड़ी संख्या में खरीद या बिक्री होती है।
तो पहला चैप्टर तुम्हें यह समझाता है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक साइंस है जिसे समझकर ही फायदा उठाया जा सकता है। अगर तुम धैर्य से असली मौके पहचानना सीख जाओ तो यही ब्रेकआउट तुम्हें बार बार पैसा दिला सकता है। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का नाम है सही ब्रेकआउट की पहचान कैसे करें। देखो, पहला चैप्टर बस तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि ब्रेकआउट कितना ताकतवर हो सकता है, लेकिन अब सवाल यह है कि असली और नकली ब्रेकआउट में फर्क कैसे किया जाए। यहां पर लेखक धीरे धीरे तुम्हें प्रैक्टिकल नजर से देखना सिखाता है। सबसे पहले वो बताता है कि हर ब्रेकआउट के पीछे एक कहानी छुपी होती है। जब कोई स्टॉक बार बार एक ही स्तर पर आकर रुक जाता है तो इसका मतलब है कि वहां खरीदार और विक्रेता की लड़ाई हो रही है। जैसे ही खरीदारों की ताकत ज्यादा हो जाती है, वो उस स्तर को तोड़ देते हैं और कीमत ऊपर भाग जाती है। और अगर विक्रेता ज्यादा मजबूत है तो कीमत नीचे गिरती है। तो असली पहचान का पहला राज यही है कि ये समझो कि मार्केट में इस समय ताकत किसके पास है। फिर लेखक तुम्हें वॉल्यूम का महत्व समझाता है। वो कहता है कि बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट कभी भरोसेमंद नहीं होते। ये ऐसे है जैसे भीड़ में एक दो लोग चिल्ला रहे हों, लेकिन बाकी सब चुप हों। उसकी कोई ताकत नहीं। लेकिन अगर सैकड़ों लोग एक साथ चिल्लाए तो वो सच्चाई बन जाती है। वैसे ही असली ब्रेकआउट तब होता है जब वॉल्यूम यानी लेन देन की संख्या बहुत बढ़ जाती है। लेखक एक और अहम बात बताता है कि ब्रेकआउट का कोण यानी उसका पैटर्न देखना भी जरूरी है। अगर स्टॉक बहुत लंबे समय से एक दायरे में फंसा हुआ है और अचानक उससे बाहर निकलता है तो उसकी रफ्तार और भरोसा दोनों ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर दायरा छोटा था और ब्रेकआउट हो गया तो हो सकता है कि वो ज्यादा दूर न जा पाए। इस चैप्टर में वो टेक्निकल चार्ट्स की भी चर्चा करता है, जैसे ट्रायंगल, फ्लैग, रेक्टेंगल। ये सब पैटर्न अक्सर ब्रेकआउट से पहले बनते हैं। लेखक समझाता है कि इन पैटर्न को पहचान कर तुम पहले से अंदाजा लगा सकते हो कि कीमत किस तरफ जाने वाली है। एक और जरूरी बात जो वो बार बार दोहराता है वो है धैर्य। अक्सर लोग ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करते और जल्दी एंट्री कर लेते हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा और इंतजार करके कंफर्मेशन ले लो कि वॉल्यूम भी साथ है और कीमत ने सही मायनों में दायरा तोड़ा है, तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो दूसरा चैप्टर तुम्हें यही सिखाता है कि ब्रेकआउट को सिर्फ देखना काफी नहीं, उसे समझना जरूरी है। वॉल्यूम, पैटर्न और मार्केट की ताकत को देखकर तुम आसानी से नकली और असली ब्रेकआउट में फर्क कर सकते हो। यही फर्क तुम्हें एक साधारण ट्रेडर से सफल ट्रेडर बनाता है। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का नाम है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सही एंट्री और एग्जिट का समय। अब तक तुमने ये सीखा कि ब्रेकआउट असली है या नकली, उसे कैसे पहचानना है। लेकिन असली कमाई सिर्फ पहचानने से नहीं होती, बल्कि सही समय पर खरीदने और बेचने से होती है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा फोकस है। लेखक सबसे पहले समझाता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स कहाँ गलती करते हैं। जब कीमत किसी लेवल को तोड़ती है तो कई लोग बिना सोचे समझे उसी पल कूद पड़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कीमत थोड़ा ऊपर जाती है और फिर अचानक नीचे गिर जाती है। इसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, और यहीं पर लोग फंस जाते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि एंट्री लेने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का इंतजार करना। मतलब ये कि जब कीमत दायरा तोड़कर बाहर निकलती है तो अक्सर वो वापस उसी लेवल को छूने आती है। अगर उस लेवल पर कीमत टिक जाती है और वापस तेजी पकड़ लेती है, तब तुम निश्चिंत होकर एंट्री कर सकते हो। यह तरीका तुम्हारे रिस्क को कम करता है और भरोसा बढ़ाता है। इसके बाद वो स्टॉप लॉस की अहमियत बताता है। चाहे ब्रेकआउट कितना भी मजबूत क्यों न लगे, तुम्हें अपनी सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। लेखक कहता है कि हमेशा ब्रेकआउट लेवल के थोड़े नीचे अगर खरीद रहे हो तो, या थोड़े ऊपर अगर बेच रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाओ। ये ऐसे है जैसे कार चलाते वक्त सीट बेल्ट बांधना। हो सकता है सफर आराम से कट जाए, लेकिन अगर अचानक झटका आया तो यही बेल्ट तुम्हें बचाएगी। अब बात आती है एग्जिट की। कई लोग ट्रेड में घुस तो जाते हैं,
लेकिन बाहर निकलने का सही समय नहीं जानते, या तो बहुत जल्दी बेच देते हैं और बड़ा मुनाफा मिस कर देते हैं, या फिर लालच में बहुत देर तक रुके रहते हैं और जो कमाया था वो भी खो देते हैं। लेखक बताता है कि एग्जिट के लिए तुम्हें पहले से टारगेट सेट करना चाहिए। ये टारगेट तुम पैटर्न से निकाल सकते हो। जैसे अगर कोई रेक्टेंगल पैटर्न बना है तो उसकी ऊंचाई जितनी है उतना ही ब्रेकआउट के बाद दाम आगे बढ़ सकता है। उस हिसाब से तुम अपना टारगेट सेट कर सकते हो। चैप्टर में वो ये भी समझाता है कि कभी कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना अच्छा होता है। मतलब जैसे जैसे कीमत ऊपर जाती रहे तुम अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर खिसकाते रहो। इससे तुम्हारा मुनाफा लॉक हो जाता है और अगर मार्केट पलट भी जाए तो भी तुम फायदे में रहोगे। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री लेने का खेल नहीं है। असली कला यह है कि कब एंट्री करनी है और कब बाहर निकलना है। अगर ये टाइमिंग तुमने सीख लिया तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग तुम्हारे लिए बहुत सुरक्षित और फायदे का सौदा बन सकती है। अब चलते हैं चौथे चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का नाम है ब्रेकआउट पैटर्न्स की ताकत और उन्हें पहचानने के तरीके। लेखक यहां बताता है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग का असली जादू चार्ट पैटर्न्स में छिपा होता है। पैटर्न्स को तुम ऐसे समझो जैसे किसी कहानी की प्लॉट। कहानी किस तरफ जाएगी उसका इशारा ये पैटर्न्स पहले ही दे देते हैं। अगर तुम इन्हें पहचानना सीख गए तो बाजार तुम्हें संकेत देने लगेगा कि पैसा कहां बन सकता है। सबसे पहले लेखक समझाता है ट्रायंगल पैटर्न। यह पैटर्न तब बनता है जब कीमत धीरे धीरे एक कोने में सिमटने लगती है। ऊपर से आने वाली लाइन नीचे झुकती है और नीचे से आने वाली लाइन ऊपर उठती है। इससे कीमत एक त्रिकोण जैसी जगह में बंद हो जाती है। अब जैसे जैसे ये त्रिकोण संकरा होता जाता है बाजार में दबाव बढ़ता जाता है और आखिर में जब ये दबाव फूटता है तो एक जबरदस्त ब्रेकआउट होता है। ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। तुम्हें बस देखना है कि ब्रेकआउट किस दिशा में हुआ। फिर आता है रेक्टेंगल पैटर्न। इसमें कीमत बार बार एक ही दायरे में ऊपर नीचे घूमती रहती है। मान लो ऊपर 100 का लेवल है और नीचे 90 का, तो कीमत इसी के बीच झूलती रहेगी। लेकिन जैसे ही ये 100 को तोड़ेगी तो एक दमदार उछाल आएगा और अगर 90 तोड़ेगी तो गिरावट तेज होगी। यह पैटर्न बहुत साफ होता है और नए ट्रेडर्स के लिए बढ़िया माना जाता है। इसके बाद लेखक बताता है फ्लैग और पेनेंट पैटर्न्स। ये छोटे छोटे पैटर्न्स हैं जो बड़ी चाल के बीच में बनते हैं। मान लो कीमत पहले बहुत तेजी से ऊपर भागी और फिर थोड़ा रुककर साइड में या तिरछा चलने लगी। ये दिखने में झंडे जैसा लगता है। इसका मतलब है कि कीमत बस सांस ले रही है और फिर से उसी दिशा में दौड़ लगाएगी। ऐसे पैटर्न्स छोटे होते हैं लेकिन बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं। लेखक बार बार ये याद दिलाता है कि पैटर्न्स सिर्फ आंखों से पहचानने की चीज नहीं है। इनके पीछे की मनोविज्ञान को समझो। जब कीमत किसी दायरे में फंस जाती है तो असल में ये बाजार की अनिश्चितता को दिखाता है। लोग तय नहीं कर पा रहे होते कि ऊपर जाना है या नीचे, और जैसे ही किसी एक दिशा में भरोसा बनता है तो सारे लोग उसी तरफ कूद पड़ते हैं और कीमत तेज भागती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर तुम पैटर्न्स पहचानने में माहिर हो गए तो ये तुम्हें बाजार में बढ़त दिला सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अंदाजे से ट्रेड करते हैं। लेकिन तुम पैटर्न से पहले से ही जान जाओगे कि दबाव कहां बन रहा है और विस्फोट कहां होगा। अब चलते हैं 5वें चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का नाम है ब्रेकआउट पैटर्न्स पर सही रणनीति और प्रैक्टिकल कदम। लेखक कहता है कि पैटर्न पहचानना आधी जीत है, लेकिन असली कमाई तभी होती है जब तुम उसके हिसाब से सही रणनीति अपनाओ। कई ट्रेडर्स पैटर्न तो देख लेते हैं लेकिन बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं। इसलिए यह चैप्टर तुम्हें बताता है कि हर पैटर्न पर कदम कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले वो बताता है कंफर्मेशन का इंतजार करना। मान लो तुमने ट्रायंगल पैटर्न देखा और कीमत ऊपर की लाइन तोड़ रही है। अब तुरंत कूदने की बजाय देखो कि कैंडल उस लाइन के ऊपर बंद भी हो रही है या नहीं। अगर सिर्फ पल भर के लिए ऊपर गई और वापस अंदर आ गई तो वो झूठा ब्रेकआउट है।
लेकिन अगर कैंडल मजबूती से बाहर बंद होती है तो समझ लो कि अब असली चाल शुरू हो चुकी है। इसके बाद आता है वॉल्यूम की ताकत। लेखक कहता है कि ब्रेकआउट तभी भरोसेमंद होता है जब उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़े, क्योंकि वॉल्यूम दिखाता है कि पीछे कितने बड़े खिलाड़ी खड़े हैं। अगर कीमत तो टूटी लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है तो हो सकता है वो टिके नहीं। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये इशारा है कि बड़ी मछलियां इस खेल में शामिल हो चुकी है। फिर आता है स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना। लेखक बार बार कहता है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना वैसा है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। मान लो तुमने रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखा और एंट्री ली, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस उसी रेक्टेंगल के भीतर होना चाहिए ताकि अगर कीमत पलटे तो नुकसान छोटा रहे। और टारगेट सेट करने का तरीका है कि पैटर्न की ऊंचाई नापो और उतना ही मूवमेंट आगे प्रोजेक्ट करो। इससे तुम्हें एक साफ और तार्किक टारगेट मिलेगा। लेखक ये भी बताता है कि कई बार मार्केट तुम्हें एक ही पैटर्न पर कई मौके देगा, जैसे फ्लैग या पेनेंट पैटर्न बार बार आते हैं। ऐसे में लालच में आकर ओवरट्रेड मत करो। हर मौके का इस्तेमाल सोच समझ कर करो और हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो ध्यान में रखो। इस चैप्टर का असली सार यही है कि पैटर्न्स सिर्फ संकेत देते हैं, लेकिन तुम्हें ट्रेडिंग का अनुशासन और रणनीति ही सफलता दिलाती है। अगर तुम कंफर्मेशन, वॉल्यूम, स्टॉप लॉस और टारगेट का नियम अपनाते हो तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग तुम्हारे लिए लंबे समय तक फायदे का सौदा बन सकती है। अब चलते हैं छठे चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का नाम है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आम गलतियां और उनसे बचने के तरीके। लेखक शुरुआत में साफ कहता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स नुकसान इसलिए नहीं करते कि उन्हें पैटर्न नहीं पता, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराते रहते हैं। अगर तुम इन गलतियों से बच गए तो आधी जंग वही जीत लोगे। सबसे पहली गलती है जल्दबाजी में एंट्री लेना। कई लोग ब्रेकआउट का नाम सुनते ही तुरंत कूद पड़ते हैं, बिना ये देखे कि कैंडल सच में बाहर बंद हो रही है या नहीं। नतीजा ये होता है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं और पैसा गवा बैठते हैं। लेखक कहता है कि हमेशा धैर्य रखो और कंफर्मेशन का इंतजार करो। दूसरी बड़ी गलती है स्टॉप लॉस ना लगाना। ट्रेडर सोचते हैं कि अगर स्टॉप लॉस लगाया तो कहीं वो हिट हो गया तो नुकसान पक्का हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि स्टॉप लॉस तुम्हें बड़े नुकसान से बचाता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ऐसा है जैसे तूफानी समुद्र में बिना लाइफ जैकेट के कूदना। तीसरी गलती है ओवर ट्रेडिंग करना। मार्केट में हर रोज छोटे मोटे ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, लेकिन हर ब्रेकआउट पर कूदना जरूरी नहीं। बार बार ट्रेड करने से दिमाग थक जाता है और गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। लेखक कहता है कि कुछ मजबूत और भरोसेमंद मौके पकड़ो, वही काफी है। चौथी गलती है वॉल्यूम को नजरअंदाज करना। कई लोग सिर्फ चार्ट देखकर मान लेते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वॉल्यूम कैसा है। अगर वॉल्यूम साथ नहीं है तो ब्रेकआउट टिक नहीं पाएगा। ये ऐसे है जैसे बिना ईंधन के कार चलाने की कोशिश करना। पांचवी गलती है लालच और डर में फंस जाना। जब मुनाफा होता है तो कई लोग लालच में आकर बहुत देर तक रुक जाते हैं और मार्केट पलटने पर सब गवा देते हैं। वहीं नुकसान होते ही डर में तुरंत निकल जाते हैं और अच्छे ट्रेड से भी हाथ धो बैठते हैं। लेखक कहता है कि तुम्हें अपने नियम पर टिके रहना है, भावनाओं पर नहीं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं और आदतों पर काबू पाना होगा। पैटर्न्स, रणनीति और तकनीक सब बाद में आते हैं। सबसे पहले खुद को अनुशासित करना जरूरी है। अब चलते हैं कि 7वें चैप्टर पर। इस चैप्टर का नाम है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। लेखक यहां सीधा सीधा कहता है कि चाहे तुम्हारी स्ट्रैटेजी कितनी भी शानदार क्यों न हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो तुम मार्केट में लंबे समय तक टिक ही नहीं पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट मतलब हर ट्रेड में यह तय करना कि कितना नुकसान सह सकते हो, और पोजीशन साइजिंग मतलब कितने शेयर या कॉन्ट्रैक्ट खरीदने या बेचने चाहिए। लेखक एक सिंपल फॉर्मूला देता है जिसे वो 1% रूल कहता है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने पूरे ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ 1% ही रिस्क करना है किसी भी ट्रेड में।
मान लो तुम्हारे अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं, तो हर ट्रेड में तुम्हारा नुकसान 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे तय होगा। ये तय होता है स्टॉप लॉस से। पहले तय करो कि कहां स्टॉप लॉस लगाना है और फिर उसी हिसाब से कैलकुलेट करो कि कितने शेयर खरीदने हैं, ताकि नुकसान 1,000 रुपए से ज्यादा ना हो। लेखक एक और अहम बात बताता है कि पोजीशन साइजिंग का सीधा कनेक्शन तुम्हारे कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन से है। जब तुम लिमिटेड रिस्क लेते हो तो डर कम होता है और तुम्हारा दिमाग क्लियर रहता है। वहीं अगर तुम बड़े रिस्क ले लेते हो तो छोटी सी मूवमेंट भी तुम्हें परेशान कर देती है और तुम गलत फैसले ले बैठते हो। इस चैप्टर में लेखक ट्रेडर्स की एक और आदत पर भी ध्यान खींचता है कि लोग अक्सर छोटे छोटे मुनाफे जल्दी ले लेते हैं, लेकिन बड़े नुकसान झेल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास कोई फिक्स्ड रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हें कम से कम 1/2 मिनट का रेशियो रखना चाहिए। मतलब अगर एक ट्रेड में 1,000 रुपए का रिस्क है तो संभावित मुनाफा 2,000 रुपए होना चाहिए। इस तरह भले ही आधे ट्रेड फेल हो जाए, फिर भी तुम आगे रहोगे। लेखक एक आसान मिसाल देता है कि सोचो तुम एक कैसीनो चलाते हो। वहां हर गेम में तुम्हें थोड़ा सा ही फायदा है, लेकिन जब हजारों लोग खेलते हैं तो अंत में हमेशा तुम्हारी जीत होती है। ट्रेडिंग में भी वही लॉजिक है। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें ऐसा फायदा देता है कि धीरे धीरे लेकिन लगातार तुम जीतते रहो। आखिर में लेखक कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना मतलब ट्रेडिंग को जुआ बना लेना। अगर तुम सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले सीखो कि अपने नुकसान को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि मुनाफा तो कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन नुकसान हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रह सकता है। अब मैं तुम्हें चैप्टर 8 मार्केट कंडीशंस और ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना और गहराई से समझाता हूं, ताकि तुम इसे अपनी ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली इमेजिन कर सको। सबसे पहले लेखक बताता है कि मार्केट को हमेशा एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कभी मार्केट सीधी लाइन में भागता है और कभी एक ही जगह पर अटका रहता है। इन दोनों ही सिचुएशंस में ट्रेडर का रोल बहुत अलग होता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मतलब लगातार ऊपर या नीचे जा रहा है, तो ब्रेकआउट ज्यादा असरदार और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कोई स्टॉक पिछले कई दिनों से ऊपर ही ऊपर चढ़ रहा है और अचानक एक रेसिस्टेंस क्रॉस करता है, तो इस ब्रेकआउट के सफल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहां तुम एंट्री लेकर अच्छा मुनाफा बना सकते हो। लेकिन अगर यही स्टॉक रेंज बाउंड है, यानी एक छोटे बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है और अचानक बाहर निकलता है, तो कई बार वो झूठा ब्रेकआउट निकल सकता है। यही वजह है कि लेखक बार बार वॉल्यूम का जिक्र करता है। वो कहता है कि अगर ब्रेकआउट सही है तो उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। जैसे भीड़ भाड़ वाला बाजार हो और अचानक बहुत सारे लोग एक ही दुकान की तरफ दौड़ पड़े, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि वहां कुछ खास चल रहा है। उसी तरह ट्रेडिंग में भी अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो ये संकेत है कि ब्रेकआउट मजबूत है। अब बात करते हैं न्यूज और इवेंट्स की। लेखक मानता है कि ये मार्केट को अचानक बदल सकते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ने अचानक ब्याज दरों में बदलाव कर दिया या सरकार ने कोई नई पॉलिसी ला दी। ऐसे में मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है। इस दौरान ब्रेकआउट अक्सर बड़े और तेज होते हैं, लेकिन इनके साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए यहां तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे स्टॉप लॉस को टाइट रखना और पोजीशन साइज ज्यादा बड़ा न करना। लेखक यहां एक और स्मार्ट ट्रिक देता है, जिसे वो ट्रेंड फिल्टर कहता है। वो कहता है कि पहले ये पता करो कि मार्केट की बड़ी तस्वीर क्या है। अगर मार्केट कुल मिलाकर ऊपर जा रहा है तो ऊपर के ब्रेकआउट्स को पकड़ो, और अगर नीचे जा रहा है तो नीचे के ब्रेकआउट्स पर ध्यान दो। ऐसा करने से झूठे ब्रेकआउट में फंसने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अंत में लेखक मार्केट को मौसम से कंपेयर करता है। जैसे गर्मी, सर्दी और बरसात में हम अपने कपड़े और आदतें बदलते हैं, वैसे ही मार्केट की कंडीशंस बदलने पर हमें अपनी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर तुम इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलोगे तो चाहे मार्केट किसी भी मूड में हो, तुम उसमें से फायदा निकाल सकोगे। अब हम चलते हैं चैप्टर 9
टेक्निकल इंडिकेटर्स और ब्रेकआउट ट्रेडिंग की तरफ और इसे अच्छे से विस्तार में समझते हैं। लेखक यहां सबसे पहले एक जरूरी बात साफ करता है कि इंडिकेटर्स जादू की छड़ी नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ तुम्हें सही दिशा दिखाने वाले टूल्स हैं। मतलब इनसे 100% गारंटी वाला सिग्नल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इन्हें समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये तुम्हारे ब्रेकआउट्स को और भरोसेमंद बना सकते हैं। सबसे पहले आता है मूविंग एवरेज। इसे लेखक ट्रेडिंग का थर्मामीटर कहता है। यह तुम्हें बताता है कि स्टॉक या मार्केट की औसत चाल किस दिशा में है। अगर कीमत मूविंग एवरेज के ऊपर है और ब्रेकआउट होता है तो उसके टिकने की संभावना ज्यादा होती है। मान लो 50 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर की ओर जा रहा है और स्टॉक किसी रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकलता है, तो इसका मतलब है कि पूरी मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है और ब्रेकआउट मजबूत रह सकता है। फिर आता है आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। अगर आरएसआई 70 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि स्टॉक बहुत तेजी से खरीदा गया है और कभी भी नीचे आ सकता है। और अगर ये 30 से नीचे है तो इसका मतलब है कि लोग उसे बहुत ज्यादा बेच चुके हैं और अब वो ऊपर उछल सकता है। ब्रेकआउट के समय अगर आरएसआई मिड लेवल यानी 40 से 60 के बीच हो तो वो ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि वहां से मूव आगे बढ़ने की जगह बची होती है। इसके बाद लेखक मैक्ड यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात करता है। ये इंडिकेटर ट्रेंड की ताकत और दिशा दोनों बताता है। इसमें 2 लाइनें होती हैं और जब ये आपस में क्रॉस करती है तो सिग्नल बनता है। अगर ब्रेकआउट के वक्त मैक्ड भी पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा हो तो ये एक तरह का डबल कंफर्मेशन होता है कि अब मूव असली है। लेखक ये भी समझाता है कि इंडिकेटर्स को अकेले इस्तेमाल करने से कई बार गलतफहमी हो सकती है, इसलिए इन्हें चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम के साथ जोड़कर देखना चाहिए। जैसे अगर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम बढ़ा और साथ ही आरएसआई और मैक्ड दोनों पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, तो वो ट्रेड तुम्हारे लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। अंत में वो ये भी कहता है कि इंडिकेटर्स का ओवरलोड मत करना। कई लोग 10 से 12 इंडिकेटर लगा देते हैं और हर बार अलग अलग सिग्नल मिलते रहते हैं, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि 2 से 3 भरोसेमंद इंडिकेटर्स चुनो, उन्हें अच्छे से समझो और सिर्फ उन्हीं के साथ ट्रेडिंग करो। तो इस चैप्टर का असली सबक यही है कि इंडिकेटर्स तुम्हें आंख खोलने वाला चश्मा देते हैं, लेकिन रास्ता सही चुनना तुम्हारा काम। अब चलते हैं चैप्टर 10 मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग की तरफ और इसे अच्छे से विस्तार से समझते हैं। लेखक सबसे पहले एक सच्चाई पर जोर देता है कि स्टॉक मार्केट में असली खेल सिर्फ ब्रेकआउट पहचानने का नहीं है, बल्कि ये जानने का है कि कितने पैसे से ट्रेड करना है और रिस्क कहां रोकना है। बहुत सारे ट्रेडर्स अच्छे पैटर्न पकड़ लेते हैं, लेकिन बिना मनी मैनेजमेंट के जल्दी ही अपना अकाउंट खाली कर बैठते हैं। वो सबसे पहले रिस्क परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताता है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने पूरे ट्रेडिंग कैपिटल में से एक ट्रेड पर सिर्फ उतना ही रिस्क लो जिसे खोने पर भी तुम्हारी नींद न उड़े। आमतौर पर यह 1% से 2% तक होता है। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, तो एक ट्रेड पर सिर्फ 1000 से 2000 रुपए का रिस्क लेना चाहिए। इसका फायदा यह है कि अगर 5 से 6 गलत ट्रेड लगातार भी हो जाएं, तो भी तुम्हारा अकाउंट सुरक्षित रहेगा। फिर आता है पोजीशन साइजिंग। इसका मतलब यह तय करना कि किसी स्टॉक में कितने शेयर खरीदने या बेचने हैं। यह तुम्हारे एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच की दूरी से तय होता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम 200 रुपए पर कोई स्टॉक खरीदते हो और 190 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाते हो, तो तुम्हारा प्रति शेयर रिस्क 10 रुपए है। अब अगर तुमने तय किया है कि एक ट्रेड में सिर्फ 2000 रुपए का रिस्क लेना है, तो तुम 2000 को 10 से भाग दोगे, यानी सिर्फ 200 शेयर लोगे। इस तरह तुम कभी भी ज्यादा जोखिम नहीं लोगे। लेखक यह भी समझाता है कि ट्रेडिंग में लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग एक सही ट्रेड देखकर पूरे पैसे झोंक देते हैं। अगर ट्रेड सही चला तो खूब मुनाफा, लेकिन अगर गलत गया तो पूरा अकाउंट डूब जाता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी एक ही जगह अपना पूरा पैसा नहीं लगाते।
इसके साथ ही वो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की बात करता है, यानी तुम हर ट्रेड में कम से कम उतना मुनाफा कमाने का लक्ष्य रखो जितना तुम्हें रिस्क पर लग रहा है। सबसे अच्छा है कि ये रेशियो 2:1 हो। मान लो तुम 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो ट्रेड का लक्ष्य कम से कम 2,000 रुपए का होना चाहिए। इससे होता यह है कि अगर तुम्हारे 10 में से 4 ट्रेड भी सही निकले तो भी तुम मुनाफे में रहोगे। लेखक एक और जरूरी चीज बताता है, और वह है कैश मैनेजमेंट। मतलब ये कि हमेशा अपने कैपिटल का एक हिस्सा कैश में रखो। सब कुछ एक साथ मार्केट में मत डालो, क्योंकि ब्रेकआउट्स रोज नहीं आते, और अगर तुम्हारा सारा पैसा पहले से ही कहीं फंसा होगा तो सही मौके पर तुम खेल ही नहीं पाओगे। अंत में लेखक ये कहता है कि मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग ट्रेडिंग के लिए वैसे ही है जैसे कार के लिए ब्रेक। अगर ब्रेक ना हो तो कार कितनी भी तेज क्यों न हो, वो आखिर में एक्सीडेंट कर देगी। उसी तरह अगर तुम्हारे पास रिस्क कंट्रोल नहीं है तो चाहे तुम्हारी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो, तुम लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। अब चलते हैं चैप्टर 11 ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट पर, और इसे गहराई से समझते हैं। लेखक सबसे पहले यह साफ करता है कि मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट या स्टॉक से नहीं होती, बल्कि अपने दिमाग और दिल से होती है। यानी असली गेम माइंडसेट का है। बहुत सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर्स और चार्ट सीख लेते हैं, लेकिन जब असली ट्रेडिंग का वक्त आता है तो डर, लालच और अधीरता उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। वो सबसे पहले डर, फियर की बात करता है। मान लो तुम्हें एकदम क्लियर ब्रेकआउट दिखा और तुम एंट्री भी ले लेते हो, लेकिन जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है, तुम्हें डर लगने लगता है कि कहीं ये लॉस में न चला जाए। फिर तुम जल्दी से ट्रेड काट देते हो, लेकिन उसके बाद वही स्टॉक तेजी से ऊपर चला जाता है और तुम बस पछताते रह जाते हो। ये डर तुम्हें सही मौके का फायदा उठाने से रोक देता है। अब आता है लालच, ग्रीड। ये ट्रेडर्स का दूसरा बड़ा दुश्मन है। जब ट्रेड सही दिशा में जाने लगता है तो कई बार ट्रेडर लालच में आकर बिना योजना के और पैसा डाल देता है, या तय किए हुए लक्ष्य के बाद भी पोजीशन पकड़े रहता है। फिर अचानक मार्केट पलट जाता है और सारा मुनाफा गायब हो जाता है। फिर है अधीरता, इम्पेशंस। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हर दिन ट्रेडिंग से बड़ा पैसा बने। वे हर छोटे मोटे मूव पर कूद पड़ते हैं, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग धैर्य मांगती है। अच्छे मौके रोज नहीं आते, बल्कि हफ्तों तक इंतजार करना पड़ सकता है। अधीर लोग सही समय से पहले ट्रेड में घुस जाते हैं और बार बार लॉस खाते हैं। लेखक यहां यह भी कहता है कि अनुशासन, डिसिप्लिन ही वो चीज है जो अच्छे ट्रेडर को औसत ट्रेडर से अलग बनाती है। अनुशासन का मतलब है कि तुम अपनी स्ट्रेटेजी और नियमों का पालन करो, चाहे मार्केट कितना भी लुभावना क्यों न लगे। अगर तुम्हारा नियम कहता है कि एक ट्रेड पर सिर्फ 1% रिस्क लेना है, तो तुम 5% रिस्क लेकर शायद इस बार बड़ा मुनाफा हो जाए वाली सोच नहीं रख सकते। एक और अहम पहलू है धैर्य, पेशेंस। लेखक कहता है कि मार्केट में पैसा तेजी से कमाने की सोच ही सबसे बड़ी गलती है। अमीर ट्रेडर्स वही हैं जिन्होंने सालों तक लगातार छोटे छोटे फायदे कमाकर अपनी पूंजी को बड़ा किया है। यहां शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है। वो ये भी समझाता है कि ट्रेडिंग करते समय तुम्हें भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि मार्केट कभी कभी इतनी तेजी या मंदी दिखाता है कि तुम्हारे अंदर का लालच और डर दोनों एक साथ जाग जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास पहले से तय प्लान है और तुम उसे बिना हिले डुले फॉलो करते हो, तो धीरे धीरे ये आदत तुम्हें जीत दिलाएगी। अंत में लेखक ये कहता है कि मार्केट दरअसल एक आईना है। ये तुम्हारे असली स्वभाव को दिखा देता है। अगर तुम अधीर हो, लालची हो या डरपोक हो, तो मार्केट तुरंत इसे सामने ला देता है। लेकिन अगर तुम अनुशासित, शांत और धैर्यवान हो, तो मार्केट तुम्हें इनाम भी देता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्ट्रेटेजी नहीं है, ये असली में माइंड गेम है, और जो अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है वही मार्केट पर भी कंट्रोल पा लेता है। अब चलते हैं इस किताब के चैप्टर 12 द ब्लूप्रिंट,
निरंतर सफलता की राह पर, और इसे अच्छे से समझते हैं। लेखक इस आखिरी चैप्टर में पूरी किताब की सारी सीख को एक ठोस प्लान में जोड़ता है। वो कहता है कि अब तक तुमने ये समझा कि ब्रेकआउट कैसे काम करता है, चार्ट पैटर्न कैसे पहचानने हैं, एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करनी है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है और अपने दिमाग पर कंट्रोल कैसे रखना है। लेकिन इन सबको जोड़कर अगर कोई स्पष्ट रास्ता न बनाया जाए तो सब ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो वो शुरुआत करता है स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से। सबसे पहला कदम है मार्केट को स्कैन करना। रोज के चार्ट्स को देखकर यह ढूंढना कि कहां मजबूत ब्रेकआउट बनने की संभावना है। दूसरा कदम है फिल्टर करना, यानी उन ब्रेकआउट्स को अलग करना जिनमें वॉल्यूम मजबूत है और पैटर्न साफ है। तीसरा कदम है एंट्री और स्टॉप लॉस तय करना, ताकि भावनाओं की वजह से गड़बड़ी न हो। चौथा कदम है पोजीशन साइजिंग, यानी तय करना कि कितने शेयर या कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं। और आखिरी कदम है एग्जिट स्ट्रेटेजी, यानी ये पहले से पता होना कि कब मुनाफा बुक करना है और कब नुकसान रोकना है। फिर लेखक बताता है कि इस पूरे ब्लूप्रिंट की असली ताकत निरंतरता, कंसिस्टेंसी में है। मतलब ये कि ये सिस्टम एक बार अपनाकर छोड़ने का नहीं है, बल्कि इसे बार बार, हर दिन, हर हफ्ते लगातार करना है। बहुत सारे लोग शुरू में उत्साह से फॉलो करते हैं, लेकिन फिर कुछ हार के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो बिना रुके चलते रहते हैं। इसके बाद वो जोर देता है जर्नलिंग पर, यानी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। एंट्री कब ली, क्यों ली, स्टॉप लॉस कहा था, रिजल्ट क्या आया और तुमने उस वक्त क्या महसूस किया। ये आदत धीरे धीरे तुम्हें अपनी ही गलतियां दिखाएगी और सुधार का मौका देगी। यही आदत एक औसत ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलती है। लेखक ये भी कहता है कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, बल्कि एक ट्रेडर की पहचान बनाने का है। अगर तुम इस पर चलते हो तो धीरे धीरे तुम्हें आत्मविश्वास मिलेगा कि मार्केट चाहे जैसा हो, तुम तैयार हो। अंत में वो एक बड़ी बात कहता है कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब हर बार सही होना नहीं है, बल्कि गलत होने पर छोटा नुकसान और सही होने पर बड़ा मुनाफा लेना है। जब ये ब्लूप्रिंट तुम लगातार फॉलो करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा अकाउंट बढ़ेगा और तुम्हारे भीतर वो शांति आएगी जो सिर्फ अनुशासन और अनुभव से आती है। तो इस आखिरी चैप्टर का सार यही है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को धैर्य और अनुशासन के साथ बार बार फॉलो करने पर ही असली सफलता मिलती है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।